नमस्कार। मनोश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन एडवांस कैलकुलस से संबंधित है। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ ताकि अदर्स क्वेश्चन में यूज हो सके। यहाँ पर एक वक्र लेते हैं और उस पर बिंदु P लेते हैं, ठीक है ना। और उस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, उस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा और वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष को जहां काटती है तो एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं साइन। और यहाँ पर वाई अक्ष यानी कि ध्रुव हम यहाँ पे लेते हैं, ये आपका ध्रुव हो, ठीक है। अब ध्रुव को बिंदु P से मिलाते हैं, ध्रुव को बिंदु P से मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा को जो इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ जो एंगल बनता है वो बनता है फाई, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो ये भी क्या है, फाई है। इधर भी क्या है, फाई, तो ये एंगल भी आपका फाई है। और जो ध्रुवांतर है, जो ध्रुवांतर रेखा है ये एक्स अक्ष के साथ एंगल बनाती है उसे हम थीटा बोलते हैं। अच्छा, ध्यान से समझना यहाँ पे। अब बिंदु P से, सॉरी बिंदु O से या ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर लाइन एक खींचते हैं जिसे हम कहते हैं लंब, ध्रुव से लंब, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे, तो ये रेडियस वेक्टर है जिसे हम कहते हैं R, और ये आपका लंब है जिसे हम कहते हैं P। और यहां अगर आपको मैं समझाऊं, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप देख पाओगे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है और ये क्या है, इस फाई के सामने परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसे हम पहचानते हैं साइन के नाम से। किसके नाम से, साइन। तो यहाँ पर P और R में P बटा R बराबर साइन फाई। एक तो ये रिलेशन याद रखना आपको डायरेक्ट, ठीक है ना। P यहाँ पर ध्रुव से स्पर्श रेखा पे लंब है, R यहाँ पे रेडियस वेक्टर है, और फाई यहाँ पर रेडियस वेक्टर और स्पर्श रेखा किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, उन दोनों का बीच का एंगल है, ठीक है ना। ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है फाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वक्र के बिंदु P को यहां से चेंज करते हैं, वक्र के बिंदु P को यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि यहां हम लेके आते हैं और इस बिंदु को हम बोल देते हैं Q, ठीक है ना। और केवल थोड़ा सा बदलाव किया है, यानी कि P से Q, PQ है तो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई है, लेकिन बहुत कम है, यानी कि डेल एच के बराबर, डेल एच यानी कि सूक्ष्म। फिर इस बिंदु को ध्रुव से अगर मिलाएंगे तो रेडियस वेक्टर पहले R थी, रेडियस वेक्टर पहले क्या थी, R, यानी कि ये वाली है R, इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अगर चाप हम सूक्ष्म ले रहे हैं तो रेडियस वेक्टर है उसमें भी सूक्ष्म डिफरेंस हुआ है, वो डेल R के बराबर ही हुआ है। इसके बराबर हुआ है, डेल R के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पॉइंट P से रेडियस वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, 90 डिग्री की लाइन। तो यहां से यहां जो बदलाव हो रहा है वो R यहाँ पे, हाँ जी, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो रहा है, और थीटा एंगल पे चेंज हुआ है वो डेल थीटा का हुआ है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा R डेल थीटा, यहां से यहाँ, ठीक है ना। चाप की लंबाई है वो कितनी है, डेल एस है, और यहां से यहाँ रेडियस वेक्टर में चेंज आया वो डेल आर का है। तो यहाँ एक छोटा त्रिभुज बनता है, ध्यान से समझना। यहाँ चाप की लंबाई है, बहुत सूक्ष्म है, तो ये एक सीधी रेखा की तरह ही काम करती है, यहाँ पे सीधी रेखा की तरह ही काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ आपको मैं समझाऊं,
ये वाला, ये छोटा एक सूक्ष्म त्रिभुज बन गया है जिसे हम अवक्लज त्रिभुज कहते हैं, अवक्लज त्रिभुज कहते हैं। और इसमें भी एक एंगल है, यहाँ पर ये फाई एंगल है ना, तो ये एंगल है, ये भी फाई के बराबर ही है, क्योंकि दिखने में यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, केवल फाई के बराबर ही है। या फिर यहाँ पे आप समझो कि हाँ जी, इसका जो आधार है वो रेडियस वेक्टर के अनुदिश है, और इसका जो कर्ण है वो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश ही है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा के अनुदिश ही है, ठीक है। और ये है आर डेल थीटा। तो आपके पास यहाँ अगर मैं अलग से त्रिभुज बनाऊं, समझना, अगर अलग से मैं त्रिभुज बनाऊं इस त्रिभुज को ऐसे, तो डेल एस है वो कर्ण है, और अगर इसको मैं फाई एंगल बोल रहा हूं तो फाई के साथ में डेल आर है, और ये आपका है आर डी थीटा। तो ये आपका एक त्रिभुज और है छोटा, जिसे हम अवक्लज त्रिभुज कहते हैं। इसमें भी क्या है, जैसे यहाँ पर कर्ण और आधार में, कर्ण और आधार में एक रिलेशन होता है, आधार बटा कर्ण होता है कोस। तो आधार डेल आर अपॉन में डेल एस, आधार बटा कर्ण होता है कोस फाई, कोस फाई। तो एक तो ये और एक ये दोनों याद रखने हैं। आगे मैं यहाँ आपको और बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या दे रखा है, आपको ध्रुव से लंब की लंबाई दे रखी है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई दे रखी है, और डीएस अपॉन डी आर पूछा है, डीएस अपॉन डी आर पूछा है। तो डीएस अपॉन डी आर निकालने के लिए आपको कोस फाई निकालना पड़ेगा पहले, कोस फाई निकालने के लिए साइन फाई निकाल लो पहले, ठीक है ना। साइन फाई निकालने के लिए पी और आर चाहिए, पी और आर डायरेक्ट दे रखे हैं आपको, पी क्या है लंब, आर क्या है रेडियस वेक्टर। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखे हैं, वो क्या क्या है, आपको लंब दे रखा है कितना, ध्रुव से लंब की लंबाई है 2, और ध्रुवांतर रेखा रेडियस वेक्टर आर है कितना 3। तो यहाँ से आप साइन फाई का मान निकाल सकते हो, साइन फाई क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कोस फाई का मान निकालना है, कोस फाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट में, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9, एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 4 कितना, 9 माइनस 4 कितना अंडर रूट 5, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास कोस फाई आ चुका है, लेकिन आपसे कोस फाई नहीं पूछा है, ठीक है ना, आपको कोस फाई का उल्टा पूछा है, डीएस अपॉन डीआर पूछा है, जबकि ये डीआर अपॉन डीएस आया है। तो अपने पास जो वैल्यू आई है वो आई है डीआर अपॉन डीएस, और हमें पूछा गया है डेल एस अपॉन डेल आर। उल्टा कर दो, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 3/√5। तो 3/√5 है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, तो इसका परिमेयकरण यहाँ पे किया गया है, तो √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3√5 डिवाइड में कितना 5। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका पहला, सॉरी 3√5 डिवाइड में 5, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखो क्या पूछा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पूछा है स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप समझ लो इसको, स्पर्श रेखा ये वाली, ध्रुवांतर रेखा ये वाली, बीच का कोण फाई पूछा है, तो लिख देता हूं। इस त्रिभुज में समझो आप, इस त्रिभुज में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ध्रुव दे रखा है उसमें एंगल थीटा और आर है, तो आपको थीटा यहाँ नजर आ रहा है, आर यहाँ नजर आ रहा है, आर यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस फाई के लिए ये लंब है और ये आधार है, और लंब बटा आधार क्या होता है 10, क्या होता है 10, तो आर डी थीटा बटे डी आर, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है आपका, ठीक है ना। तो कैसा डाटा दे रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूले बनाओ। तो जो आपका अवकलज त्रिभुज था वो त्रिभुज यहाँ पे बना देता हूं मैं, ये एंगल फाई, इसका जो हाइपोटेनस है वो चाप की लंबाई है, इसका जो बेस है वो रेडियस वेक्टर में जो चेंज आया है डी आर का वो है, और ये आपका थीटा, सॉरी आर डी थीटा है, ठीक है ना। अब आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा है और आर है, तो आपको यहाँ थीटा दिख रहा है, आर दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है, तो लंब और आधार यानी कि आर डी थीटा बटे डी आर
बराबर क्या हो गया, टेन फाइव। आपसे यहाँ फाइव तो पूछा गया है, तो फाइव का मान इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ठीक है ना, इसको भी याद रखना। अब इस क्वेश्चन को हल कर लो, अब इस क्वेश्चन को हल कर लो। आपको क्या दे रखा है, रेडियस वेक्टर दे रखा है। अच्छा, अगर इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, कोस का माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन। आपके पास ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसमें वैल्यू रखो, तो यहां से टेन फाइव बराबर, अच्छा ये डी आर अपॉन डी थीटा है और यहाँ डी थीटा अपॉन डी आर है, और आर का मान भी रखेंगे। आर का मान क्या है, ये वन माइनस कोस थीटा। अच्छा, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा ये साइन थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू इसमें रख दो, यहाँ थीटा बटे में आ रहा है तो उल्टा करके लिखा मैंने, ए से ए कट जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि इधर टेन है तो इधर वाले को टेन में चेंज करना। तो वन माइनस कोस क्या होता है, टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल का फॉर्मूला, और साइन थीटा क्या होता है, हाफ एंगल का फॉर्मूला, टू साइन, एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, टू से टू, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन। तो यहाँ टेन फाइव बराबर आ जाएगा आपका टेन थीटा बटे दो, तो टेन इक्वल टेन है तो एंगल एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो जो फाइव है वो थीटा बटे दो हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा आपका थीटा बटे दो। तो बिल्कुल आसान है, ये अवकलज त्रिभुज से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसको डायरेक्ट याद रखना, अभी इसको हल करने का समय है नहीं अपने पास। तो आपके पास अगर वक्र दे रखा है पी के रूप में, ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता, देखो ध्रुव से गुजरने वाली यानी कि पी से गुजरने वाली वक्रता, ठीक है ना, वक्रता जीवा की लंबाई, तो वो आपका होगा ये वाला। तो यहाँ पर कॉर्ड की लंबाई जो ध्रुव पी से, ठीक है ना। अब दो पॉइंट, ठीक है ना, इस वक्र की कोई भी दो पॉइंट को मिलाएंगे वही तो जीवा होगी, ठीक है ना। तो बिंदु पी से और ध्रुव पे, या फिर इसको मैं बोल दूं रेडियस वेक्टर, ध्रुवांतर रेखा, ठीक है ना। तो ध्रुवांतर रेखा ही यहाँ पर क्या बना रही है, वही जीवा जो ध्रुव से जा रही है। तो ध्रुव से जाने वाली जीवा यही होती है, यहां से लेके यहाँ तक, इस वक्र को, जैसे ये वक्र है, इस वक्र के इस पॉइंट को यहाँ पे, इस पॉइंट को, इस जीवा की बात हो रही है। तो इसका आंसर है वो आपका, डायरेक्ट इसको याद रखना है, वो आ जाएगा। अगर आपको पी क्या दे रखा है, तो टू इंटू में एफ आर डिवाइड में इसका अवकलज, इसका प्रथम अवकलज, बस इतना सा करना है, ये याद रखना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, देखो कह रहा है कि परवलय है और परवलय पर वह बिंदु है, तो बिंदु परवलय पे ही है जिसको हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। जहां वक्रता त्रिज्या, उस पॉइंट पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो क्या होगा, तो ध्यान से इसको समझना। इसको बेसिक तरीके से ना करके बाई ऑप्शन करना है। कारण है कि वो बिंदु इस परवलय पे है, इसका मतलब इनमें से वही बिंदु वही बिंदु होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर में क्या है, 8x। अगर x का मान हम क्या लें, अगर x का मान हम क्या लें, x का मान 3 ले लें, तो y 9/8 आना चाहिए। x का मान 3 लो, यहाँ पे x का मान 3 लो, तो कितना बना 24। क्या वाई स्क्वायर 24 से 9/8 बन जाएगा, क्या वाई स्क्वायर 24 से 9/8 बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड को चेक करो, x बराबर 3/2 ले, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणा 3/2, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आया, 4×3 = 12।
क्या 12 3 के बराबर है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और वो भी प्लस माइनस, वो भी प्लस माइनस। क्या 3 है इसके बराबर है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। फिर हम चेक करें थर्ड ऑप्शन, यदि x की वैल्यू 9/8 ले, x की वैल्यू 9/8 ले तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा 9/8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। फिर यहाँ पे देखेंगे बराबर करके -3, बिल्कुल -3 के बराबर -3 तो हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ पे आपके वो दो पॉइंट है जहां आपकी वक्रता त्रिज्या इतनी बन रही है। एक पॉइंट तो आपका है 9/8 कोमा +3 और 1/9/8 और कोमा -3। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन आपके, सॉरी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फिर वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, वक्रता त्रिज्या का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की मदद से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। वो फॉर्मूला आपका क्या 1 + dy/dx का होल स्क्वायर डिवाइड में सेकेंड डेरिवेटिव और ऊपर वाले की होल पावर 3/2। यहां आपको y² बराबर 8x दे रखा है, तो इस y बराबर √8/x हो जाएगा। उससे हम dy/dx निकाल सकते हैं, d²y/(x²) भी निकाल सकते हैं। और आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 7 से 13/16। कंपेयर करेंगे तो आपका वह पॉइंट आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो आपका वह पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इसे आप बाई ऑप्शन कर सकते हो कम समय में। ये भी देखो आपका एडवांस कैलकुलस का क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस के सभी क्वेश्चन है वो PYQs है। अच्छा, सबसे पहले तो वक्र की लंबाई का फॉर्मूला, और साथ में ध्यान देना है यहाँ पे r है, थीटा है, यानी कि ध्रुव रूप में, ध्रुव रूप में। तो ध्रुव रूप में वक्र की लंबाई का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, वक्र की लंबाई का फॉर्मूला। तो यहां पर अच्छा √r² प्लस में dr/d थीटा का स्क्वायर और फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन। और लिमिट आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वक्र की संपूर्ण लंबाई पूछी है, वक्र की संपूर्ण लंबाई का मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे पूरा 360 डिग्री यानी कि 2π घूम जाएंगे, पूरा 360 घूम जाएंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आपको रखनी है, तो इससे पहले आप कैलकुलेट कर सकते हो। r² का मान निकाल लो पहले, तो r² क्या हो जाएगा a² 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर 1 प्लस cos² थीटा -2 cos थीटा, ठीक है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे क्या निकालना आपको, dr/d थीटा, dr/d थीटा। उसका अगर हमें अवकलन करना है थीटा के सापेक्ष a sin थीटा, ठीक है ना, 1 का हो जाएगा 0, a sin थीटा। और इसका हमें क्या लेना है स्क्वायर, तो dr/d थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a² sin² थीटा। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहीं पे चलो यहां जोड़ लेते हैं। अब r² प्लस में dr/d थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, इसको और इसको हम जोड़ेंगे, a² का सभी से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा, a² प्लस cos² थीटा, ये स्क्वायर इससे गुणा होता तो cos² थीटा और sin² थीटा, a² कॉमन ले लिया तो ये sin² है यहाँ से और ये cos² है इससे, फिर a² और माइनस का 2a² cos थीटा और ये हो जाएगा 1, तो a² प्लस a² 2a², तो 2 और 2a² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2a² कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। 1 माइनस cos थीटा को आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा/2। तो यहाँ पर 0 से 2π, 2a² है वो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, 1 माइनस कोस
1 माइनस कोस को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अच्छा, खास बात और यहाँ पे क्या कि यहाँ पर अंडर रूट है। क्या है? अंडर रूट है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, अंडर रूट में 2a स्क्वायर इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब यहाँ से जो नंबर बाहर आएगा तो 2 इंटू 2 4 है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर है वो रूट से बाहर हट जाएगा, साइन थीटा बटे 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अवकलन का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2a, अच्छा साइन का क्या होता है? समाकलन। साइन का समाकलन क्या होता है? देखो, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? माइनस। तो माइनस कॉस थीटा बटे 2 डिवाइड में थीटा बटे 2 का 1/2 होगा, लिमिट आपकी 0 से 2 पाई। अच्छा, 2a कोस, अगर यहाँ 2 पाई रखूंगा तो कोस पाई बनेगा, कोस पाई का मान होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1/1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान कितना होता है? 1, फिर ये माइनस है, माइनस फॉर्मूले का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1/2 फिर उल्टा होकर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2। तो 2 + 2 4, 4 इंटू 2 कितना? 8। तो आपका आंसर आएगा 8a। क्या आंसर आएगा? 8a। इसका आंसर ये होगा। अब आपको एक जो आपको एग्जाम के दौरान याद रखनी है बात, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा, अगर आपके पास वक्र आ जाए r बराबर a 1 माइनस कोस थीटा, या फिर आपके पास आ जाए a 1 प्लस कोस थीटा, या फिर आपके पास आ जाए a 1 माइनस साइन थीटा, या फिर आपके पास आ जाए a 1 प्लस साइन थीटा, तो इन सभी कंडीशन में वक्र की कुल लंबाई, वक्र की लेंथ ऑफ आर्क, वक्र की कुल लंबाई हमेशा 8a हो। यहां ज्यादा से ज्यादा आपको नया क्वेश्चन अगर देखने को मिले, a का मान कोई संख्यात्मक रूप में मिल सकता है तो रख देना कोई संख्या के रूप में, मान लो यहाँ 1 होता तो 8 गुणा 1 हो जाता, 2 होता 8 इंटू 2 हो जाता। ठीक है ना? याद रख लेना, चाहे इनमें से कोई सा भी हो, इनमें से कोई सा भी हो, वक्र की लंबाई हमेशा 8a ही बनेगी, और उसको हल करने का बेसिक तरीका यही रहेगा। अच्छा, वापस देखो, वो वाला क्वेश्चन था वो ध्रुव रूप में था, और ये वाला क्वेश्चन आपका कार्तीय रूप में है, क्योंकि यहाँ पे y है और क्या है? x। तो कार्तीय रूप में है, तो कार्तीय रूप में वक्र की लंबाई पूछी है, जहां 0 से π/6 के मध्य पूछी है। ठीक है ना? और वक्र की लंबाई आपसे पूछी है, वक्र की लंबाई, वक्र की लंबाई का फॉर्मूला, लिमिट यहां ऐसे लिख लेता हूं, a से b। ठीक है ना? अगर कार्तीय रूप में है तो 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, फिर dx। ठीक है ना? ये फॉर्मूला है, कार्तीय रूप में आपको दे रखा हो। यहाँ इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आपको लिमिट है वो क्या दे रखी है? 0 से π/6। ठीक है, dy/dx निकालना है, तो सबसे पहले आपको y दे रखा है, यहाँ पे y क्या दे रखा है? log sec x। ठीक है ना? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/sec x, और sec x का होता है sec x इंटू में tan x, sec से कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx क्या है आपका? tan x आया। और आपको यहाँ क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। चलो यहाँ रख देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर और dx। 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी से sec स्क्वायर होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, तो यहाँ आपके लिए क्या बनेगा?
सेक एक्स का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? सेक एक्स के समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, वो होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और लिमिट आपकी है 0 से π/6, ठीक है ना? तो सेक एक्स का समाकलन होता है log सेक प्लस 10। अब आपकी यहाँ पे लिमिट यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा आपका log सेक π/6, यानी कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 कोस 30 का जो मान होता है वो √3/2। अच्छा, सेक कोस 30 का मान √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अच्छा, अब -0 रखेंगे, और सेक 0 का मान 1 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है, तो ये बनेगा 1, केवल 1, log 1। अच्छा, अगर इसे हम हल करें तो ये बनेगा 2 + 1 3, 3/√3, और √3 बचेगा, ठीक है ना? और √3 बचेगा, √3 बचेगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ थोड़ा सा इस रूट को हम चेंज कर सकते हैं, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। log में क्या होती है, लघुगणक की एक प्रॉपर्टी होती है, जो पावर में होता है वो log के गुणा में आ जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा log 3, log 3, 1/2 गुणा log 3 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, चाप की लंबाई या वक्र की लंबाई का एक नया फॉर्मूला और है, ये कार्तीय रूप में है। फिर यहाँ चाप की लंबाई का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? वक्र की लंबाई बोल दो चाहे चाप की लंबाई, यहाँ पे ध्यान से समझना। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, एक्स और थीटा है, ये प्राचालिक रूप है, प्राचालिक रूप है। तो यहाँ वक्र की लंबाई या चाप की लंबाई, प्राचालिक रूप में क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लिमिट ऑफ θ1 से θ2 अंडर रूट dx बटा dy थीटा का और dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा, ठीक है ना? ये प्राचालिक रूप में आपका वक्र की लंबाई का या चाप की लंबाई का फॉर्मूला। यहाँ आपको 0 से 2π लेना है, यानी कि टोटल वक्र की बतानी है। 0 से 2π तो पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो सबसे पहले dx अपॉन डी थीटा निकाल लो, आपको x दे रखा है तो dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका थीटा के सापेक्ष हम करेंगे, इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे तो a तो बाहर है, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और यहाँ थीटा इंटू में साइन थीटा है, दो फंक्शन गुणा में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना? प्रोडक्ट रूल लगेगा, u v डैश, यानी कि थीटा को सेफ रख लो, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, फिर साइन को सेफ रख लो, थीटा का 1 हो जाएगा, ठीक? तो ये माइनस और ये प्लस 0 हो गया, आपके पास आया है a थीटा इंटू कोस थीटा, a थीटा इंटू कोस थीटा। एक बार इतना ही, डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लो, इधर से a है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो, साइन का क्या हो जाएगा, प्लस कोस, और थीटा कोस थीटा और माइनस का चिन्ह है, हाँ जी, थीटा को सेफ है, कोस का क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी कोस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, थीटा साइन थीटा, फिर कोस को सेफ रखेंगे, इस माइनस की वजह से माइनस में रहेगा ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, a थीटा इंटू में साइन थीटा। अब इनका स्क्वायर करके यहाँ पे आपको लेना है काम में। अच्छा, लिमिट है आपकी 0 से 2π है, वैल्यू आपकी आ रही है, हाँ जी, अंडर रूट में
स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, ए स्क्वायर है थीटा स्क्वायर, या तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी से वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से क्या हो जाएगी 1, और ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, एक कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी 0 2 पाई, तो थीटा बचेगा केवल यहाँ पे, और थीटा का क्या हो जाएगा समाकलन थीटा का स्क्वायर बटा 2, थीटा का स्क्वायर बटा 2, 0 से 2 पाई। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे ए 2 पाई का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बटा में कितना है 2, माइनस 0 रखेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2a पाई स्क्वायर, 2a पाई स्क्वायर आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2a पाई स्क्वायर, 2a पाई स्क्वायर। आंसर यहाँ पर आपको पेडल इक्वेशन के बारे में पूछा है, यहाँ पे आपको पेडल इक्वेशन के बारे में पूछा है, फिर आपको मैं, समय कम है, आपको मैं बता दूं 2a r क्यूब, 2a r क्यूब, ठीक है ना। वैसे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक फॉर्मूला 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 इंटू में डी आर बटे डी थीटा का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से, क्योंकि आर के रूप में थीटा के रूप में, तो आर रख देंगे और आर का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा भी आ जाएगा, इसमें रख दो, इसको हल करते जाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका किसके बराबर, पी स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर ही बनेगा, ठीक है। तो आपको अब याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर आपको दे रखा हो आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा, ए 1 प्लस कोस थीटा भी अगर दे दे, ए 1 माइनस साइन थीटा भी अगर आपको दे दे, ए 1 प्लस साइन थीटा भी अगर आपको, इनमें से कोई भी दे दे, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 2a अपॉन आर क्यूब भी आपका इक्वेशन बनेगा। इसको कैसे भी अरेंज करके ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्रॉस गुणा करके कैसे भी, जैसे ये 2a पी स्क्वायर बराबर आर क्यूब ऐसे भी मिल सकता है, या इसका उल्टा करके भी मिल सकता है, ठीक है ना, जैसा ऑप्शन वैसा कर देना। अच्छा, यहाँ पर दो वक्र के मध्य प्रतिच्छेदन कोण, इससे ज्यादा डिटेल से मत, यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक आपको दे रखा आर बराबर 2 साइन थीटा, और एक दे रखा है आर बराबर 2 कोस थीटा। आपको क्या करना है, क्योंकि आपने अभी देखा था एक फॉर्मूला tan फाई के लिए, tan फाई के लिए, ठीक है ना, tan फाई, जहां फाई क्या है ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है, और डी थीटा कोण में डी आर, बस इसी को हमें यूज में लेना है। लेकिन यहाँ दो अलग अलग वक्र है, एक के लिए फाई 1 हो जाएगा तो एक के लिए फाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, एक के लिए फाई 1 हो जाएगा तो एक के लिए फाई 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डी आर अपॉन डी थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 2 कांस्टेंट, साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और इसका अगर थीटा के सापेक्ष करेंगे कोस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना। अब यहां हम नाम दे देते हैं tan फाई 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो केवल एक ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा, अभी दो वक्र के बीच का एंगल का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। इन दोनों वक्रों के बीच एंगल का फॉर्मूला क्या होगा वो अभी नहीं लिखा, ये केवल सेपरेट एक ही वक्र की बात कर रहा हूं, ये इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा। तो tan फाई 1 बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू में आर क्या है 2 साइन थीटा
इंटू में डी थीटा बटे डी आर है और यहाँ डी आर बटे डी थीटा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन फाई 1 बराबर आएगा टेन थीटा, टेन बराबर टेन है तो एंगल बराबर एंगल होगा, तो फाई 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा वक्र है, इसके लिए फाई 2 सोच लो। हाँ जी, वापस वही आर, आर का मान कितना है 2 cos थीटा, हाँ जी, गुणा में डी थीटा बटे डी आर है, तो यहाँ डी आर बटे डी थीटा, तो उसको उल्टा करके लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन फाई 2 बराबर माइनस कोस बटा साइन कोट होता है, लेकिन यहाँ पर कोट है और यहाँ टेन है, तो इसको टेन में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कोट माइनस का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसको हम टेन फाइव प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो टेन है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, बराबर होता है माइनस कोट थीटा की, तो टेन बराबर टेन हो गया, तो यहाँ फाइव 2 है वो पाई बाई 2 प्लस थीटा आ चुका है। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से इन दोनों वक्रों में स्पर्शरेखा और ध्रुवांतर के बीच के एंगल निकाले। अब इन दोनों वक्र जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो प्रतिच्छेदन कोण निकालना है, तो वो कोण का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो होगा अल्फा बराबर फाई 1 माइनस फाई 2, इन दोनों का डिफरेंस लेना है बस, वो भी पॉजिटिव, तो थीटा थीटा और यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा थीटा को काट देगा माइनस पाई बाई 2, लेकिन मॉडुलस है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2। तो ये आसान सा दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेदन कोण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये है, फाई 1 माइनस फाई 2 का मॉडुलस लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, और फाई 1 और फाई 2 किससे निकालने, वो इस फॉर्मूले की मदद से निकालने हैं। ये फॉर्मूला किसी एक वक्र पे लगता है, तो यही फॉर्मूला इस वक्र पे भी लगेगा और इस वक्र पे भी लगेगा। हाँ जी, ये आपका ग्रुप थ्योरी से संबंधित है। ये कह रहा है एक फलन f g से g डैश में परिभाषित है और f है वो समूह, f है वो है समूह समाकारिता, समाकारिता है, तो समूह समाकारिता की डेफिनेशन है क्या है, अगर इस g में से कोई दो एलिमेंट ले, a और b, अगर हम g से लें और इन दोनों में a में और b में इस g का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, स्टार है, और ये जो देश का है, अच्छा ये है, और उसके बाद में फलन का मान निकालें, या फिर इन्हीं a और b के लिए फंक्शन की वैल्यू पहले निकाल लो, एफ ए और एफ बी। हमें पता है फंक्शन की वैल्यू का मतलब है मैपिंग, और ये मैपिंग किस में बन रही है, ये जी डैश में बन रही है। अगर ए और बी जी में है तो ए और बी के फलन के मान है वो जी डैश में है, अगर ये दोनों जी डैश में है तो इन दोनों पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो जी डैश का ही लगेगा, जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तब कहलाता है समूह समाकारिता। एफ तब क्या कहलाता है, समूह समाकारिता। तो ये समाकारिता की परिभाषा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, अच्छा क्या है क्वेश्चन, भाई समाकारिता है, कह रहा सत्य नहीं है, कोई समूह समाकारिता एफ जी से जी डैश में इस तरीके से परिभाषित है, ये बता रहा है कि ये समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है, इसका मतलब इसमें समाकारिता के सारे गुण हैं। पहला ऑप्शन एफ ई है वो ई डैश के बराबर होगा, जहां ई है वो तत्समक है जी का और ई डैश है वो तत्समक है जी डैश का। तो क्या ये बात सत्य है कि जी के तत्समक की जो मैपिंग है वो ई डैश पे ही बनेगी? बिल्कुल सही है, ये एक समाकारिता का गुण है, ठीक है ना। समूह जी के तत्समक ई की जो मैपिंग है वो ई डैश पे ही बनेगी,
ये बिल्कुल सत्य है, ये तो सत्य है। फिर सेकंड ऑप्शन है, वो है किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का फंक्शन वैल्यू और किसी एलिमेंट के फंक्शन वैल्यू फिर उसका इनवर्स क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर होता है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स, किसी भी एलिमेंट के इनवर्स के लिए फलन का मान या फिर उसी एलिमेंट के फलन का मान फिर उसका इनवर्स, तो बात एक ही है, बात एक ही है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एफ जी है। एफ जी का मतलब क्या है? जी के प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग है ये, और वो जी डेस का एक उपसमूह होगा, जी डेस का क्या होगा? सब ग्रुप। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही। यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है, और ये कह रहा सत्य नहीं, वो बताओ ये बात गलत है। क्यों नहीं गलत है? यहाँ तो फर्स्ट सेकंड ऑफ फलन एफ जेड प्लस से जेड प्लस और फलन की डेफिनेशन दे रखी है, जहां प्रत्येक एक्स है वो पूर्णांक संख्या है। तो ये बताना है कि ये समाकारिता है, आच्छादक, एकिक है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले समाकारिता की हम बात करें, तो समाकारिता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से कोई दो एलिमेंट लेने हैं, इसमें से कोई दो एलिमेंट लेने हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर इसमें से हमने दो एलिमेंट लिए, पहला ऑप्शन चेक करें, और उन दो एलिमेंट पे इसका बाइनरी ऑपरेशन भी प्लस है, इसका भी प्लस है। उन दोनों एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन लगा के फलन का मान निकाले, या फिर उन्हीं दोनों एलिमेंट पे फलन का मान पहले निकाल लो। अगर फलन का मान पहले निकालेंगे तो ये दोनों एलिमेंट है वो इसके हो जाएंगे, 3 डेज के, और इनमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस है। अगर ये बराबर हो जाता है तो ये समाकारिता कहलाएगा। यहाँ फंक्शन काम करेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ अंदर जो भी मैं इनपुट दूंगा तो इसका डबल आउटपुट आएगा। तो यहाँ a प्लस बी दे रहा हूं तो इसका डबल 2a प्लस बी बन के आएगा। यहाँ a दे रहा हूं तो ये 2a आएगा, ये 2b आएगा। तो ये आपका a प्लस बी बराबर क्या हो रहा है? a प्लस बी हो रहा है, ठीक है ना? या फिर ऐसे कर सकते हो कि यहाँ भी 2a प्लस बी है और यहाँ पर भी 2a प्लस बी है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं। इसका मतलब तो ये समाकारिता तो है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं है, इसी की वजह से ये गलत हो गए। समाकारिता के बाद हमें चेक करना है आच्छादक और एकिक। तो हम एकिक चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकिक ही, ठीक है ना? 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए आपको खास कुछ नहीं करना, जो फलन दे रखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका प्रथम आउटक्लस निकालिए, इतना आएगा 2। अगर इनका साइन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है? ये एकिक है, ठीक है ना? साइन चेंज नहीं होता, या तो वो एक साथ इंक्रीजिंग होता है या फिर एक साथ वो डिक्रीजिंग होता है। तो अगर एक दिश इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो वो फलन हमेशा एकिक होते हैं। तो ये फलन एकिक है, ये फलन एकिक है, ठीक है ना? ये फलन एकिक है, इसका मतलब एकिक भी है, समाकारिता भी है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है ना? क्योंकि आच्छादक का मतलब एकिक होता नहीं है, इसमें एकिक दिया नहीं हुआ, इसमें एकिक वाला वर्ड नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। एकिक समाकारिता है ये, एकिक समाकारिता। अगर आच्छादक चेक करना आपको, सेकंड ऑप्शन चेक करना है। आच्छादक चेक करना है तो जो आपका फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? 2x, इसको x को y में कन्वर्ट कर दो तो x बराबर क्या हो जाएगा? y बटा 2। अगर x आपके किसमें से लिए जा रहे हैं? g में से, तो y किसमें है? g डेश में है, ठीक है ना? y किसमें? g डेश में। जो आउटपुट आ रहा है वो y है, y यहाँ पे रेंज है, ठीक है ना? वहां पे रेंज है, और ये कंप्लीट को डोमेन है। अगर को डोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो वहां पे फंक्शन है वो आच्छादक होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें से कोई एलिमेंट हम लेते हैं, तो इसके अगर प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्रत्येक एलिमेंट जो y की जगह रखेंगे तो उसके लिए प्रत्येक एक्स इसमें होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई पूर्णांक संख्या मैं 1 लेता हूं, मैंने y का मान यहाँ से 1 लिया, y का मान मैंने क्या लिया? 1 लिया, और फिर मैंने देखा क्या x है 1/2, इसमें है क्या? इसमें z क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याओं में 1/2 शामिल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई x है वो z में नहीं है जो 1/2 हो।
तो इसका मतलब एक ऐसा y है जिसके लिए यहाँ अक्ष नहीं था, एक ऐसा y है जिसके लिए यहाँ अक्ष नहीं था। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन वो बराबर नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होती तो वो आच्छादक नहीं होता। इस क्वेश्चन को समझना। आपको यदि p एक अभाज्य संख्या है, इसमें लिखा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये एक प्राइम नंबर है, p एक अभाज्य संख्या है, समूह G एक p क्यूब कोटि का अक्रम विनिमय G है वो कैसा है, नॉन आबेली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कोटि दे रखी है G की वो क्या है, p क्यूब है, ठीक है ना, p क्यूब है। तो समूह G के केंद्र में यथार्थ अवयव क्या होंगे, नॉर्मली केंद्र को ZG से हम डिनोट करते हैं। तो इसमें एलिमेंट पूछे हैं, इसका मतलब इसकी कोटि हमें बतानी है। ZG में एलिमेंट पूछे हैं तो इसकी कोटि बतानी है। समूह G, किसी भी समूह का केंद्र कुछ अलग नहीं होता है, किसी भी समूह का केंद्र कुछ अलग नहीं होता है, वो उसका एक उप समूह ही होता है। और लाग्रांज प्रमेय क्या कहती है कि जब समूह की कोटि को उप समूह की कोटि से डिवाइड करते हैं, जब समूह की कोटि को उप समूह की कोटि से डिवाइड करते हैं तो हमेशा पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब p क्यूब को डिवाइड करने वाली ही इसकी कोई कोटि होगी, तो या तो 1 हो सकता है, या p हो सकता है, या p स्क्वायर हो सकता है, या p की पावर 3 हो सकता है। p क्यूब को डिवाइड करने वाली ये 4 नंबर है, इन चारों में से कौन सी कोटि यहाँ पे यूज होगी, ठीक है ना। तो इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो तो मैच ही नहीं कर रहे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। तो या तो p क्यूब है या p है, या तो p क्यूब है या p है। तो p स्क्वायर को काट दो, 1 को भी काट दो, 1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। जब भी किसी भी ग्रुप की कोटि p की पावर n के रूप में हो और n यहाँ ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका केंद्र कभी भी एक कोटि का नहीं हो सकता, उसका केंद्र कभी भी एक कोटि का नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब हम बात करें किसकी, p की और p क्यूब की। ध्यान से समझना, p क्यूब अगर इस केंद्र की कोटि p क्यूब हो जाती है, और हमें पता है p क्यूब कोटि तो खुद ग्रुप की है, इसका मतलब केंद्र की कोटि और ग्रुप की कोटि बराबर है। केंद्र की कोटि और ग्रुप की कोटि क्या है, बराबर है। इसका मतलब सीधा सा यही है, क्योंकि किसी भी समूह का उप समूह है खुद ग्रुप भी होता है। इसका मतलब यहाँ पे केंद्र की तरह काम कर रहा है ग्रुप, केंद्र की तरह काम कर रहा है ग्रुप, ठीक है ना। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, ग्रुप है वो केंद्र की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको बताता हूँ खास पॉइंट, वो केंद्र के लिए यहाँ पे इसी से हमारा आंसर आएगा, देखो। अच्छा, किसी भी समूह का केंद्र, खास बात केंद्र खुद उप समूह ही होता है, ठीक है ना। और उप समूह है, समूह के सभी चारों नियमों को पालन करता है। अगर 5वां नियम भी, जिसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं, तो वो समूह आपका आबेली कहलाता है। किसी भी समूह का केंद्र हमेशा कर्म विनिमय विनिमय क्रम विनिमय गुण का पालन करता है, या फिर हम कह सकते हैं आबेली होता है। क्रम विनिमय गुण का पालन करता है। हाँ जी, अब समझो इसका मतलब क्या है। अगर अगर ये आपका आबेली समूह है और इसकी कोटि बराबर है, इसका मतलब ये भी आबेली है, ये भी क्या है, आबेली है। और ध्यान से देखना, जी को क्वेश्चन में नॉन आबेली पहले से बता दिया है, नॉन आबेली पहले से बता दिया है। इसका मतलब ये अगर आबेली नहीं है तो इसके हिसाब से, इस कोटि के हिसाब से ये भी आबेली नहीं हो पाएगा, जबकि केंद्र हमेशा आबेली होता है। केंद्र हमेशा क्या होता है, आबेली। इसका मतलब यहाँ पर p क्यूब है वो इसकी कोटि वैलिड ही नहीं है, ठीक है ना। तो बचा p, बचा क्या, p, बचा क्या p। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो केंद्र की कोटि हो जाएगी p। केंद्र में p एलिमेंट होंगे, केंद्र में कितने एलिमेंट होंगे, p।
अच्छा, यहाँ आपको एसटी पूछिए, क्या पूछिए? एसटी। आपको एक समाकारिता एफ, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स बाइनरी ऑपरेशन दोनों जगह प्लस का ही है, और एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर आयोटा वाई, ये आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। एसटी जिसे हम कर्नल बोलते हैं, एसटी। तो एसटी उन एलिमेंट का समुच्चय होता है। हाँ जी, एसटी उन सभी एलिमेंट, यानी कि उन सभी एलिमेंट यहाँ कॉम्प्लेक्स है, तो वो सभी जेड एसटी के समुच्चय में आएंगे, वो सभी जेड एसटी के समुच्चय में आएंगे। जो जेड हम कहां से ले रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर से ले रहे हैं, और इस प्रकार से ले रहे हैं कि प्रत्येक z यानी कि x प्लस आइटा वाई की जो मैपिंग होगी वो जी डेस के तत्समक पे होगी, जी डेस के तत्समक पे होगी। यहाँ पे मैं ई डेस लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? ई डेस। ठीक है ना? ये एसटी की एक डेफिनेशन होती है। वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एसटी में वो सारे एलिमेंट है इसके, इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको z या z बराबर x प्लस आइटा वाई होता है। ठीक है ना? तो इसकी एसटी में वो सभी एलिमेंट शामिल होंगे जो इससे लिए जा रहे हैं, जिससे प्रत्येक एलिमेंट की मैपिंग या बोल दो फलन का मान किसके बराबर हो? ई डेस के। ई डेस क्या है? इसका तत्समक है। ई डेस क्या है? इसका तत्समक है। तो ये डेफिनेशन है एसटी की, इसकी डेफिनेशन है एसटी की। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनरी ऑपरेशन अगर योग है, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनरी ऑपरेशन अगर योग है, तो वहां पर तत्समक यानी ई डेस है वो जीरो होगा। जीरो का मतलब ऐसे ही है, जीरो का मतलब क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो तो मैं ये ऐसे, ठीक है ना? ई डेस का मतलब यही। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल में कह रहा है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, और एसटी की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी एलिमेंट अगर उसके फंक्शन की मैपिंग, कोई भी एलिमेंट की मैपिंग अगर ई डेस पे है, तो वो एलिमेंट है वो एसटी का अवयव होगा। ठीक है ना? इसके हिसाब से हम चले, एफ एक्स प्लस आइटा वाई बराबर ई डेस। ई डेस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ जीरो प्लस आयोटा। और सवाल कह रहा है कि फंक्शन इस तरीके से परिभाषित है, अगर फंक्शन में कोई वैल्यू हम देंगे तो परिणाम में वो इस तरीके का आंसर देगा। एक्स प्लस आयोटा वाई है, उसके लिए आंसर क्या जाएगा? आयोटा वाई। का मतलब यहाँ पे वास्तविक भाग जीरो है। वास्तविक भाग क्या है? चलो वास्तविक भाग है ही नहीं, छोड़िए। जीरो प्लस आयोटा जीरो। ठीक है ना? अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो आयोटा वाले से कंपेयर होगा, तो यहाँ से y का मान आपके पास आ जाएगा जीरो। y का मान कितना आ जाएगा? जीरो। y का मान कितना आ जाएगा? जीरो। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पर एसटी में वो सभी z शामिल है, वो सभी z शामिल है जिनमें प्रत्येक जगह y जीरो है, प्रत्येक जगह y जीरो है। इसका मतलब z का मतलब क्या है? x प्लस आयोटा वाई। अगर y का मान जीरो रख देंगे, y का मान क्या रख देंगे? जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी? x। इसका मतलब यहाँ पर एसटी में सभी के सभी जो नंबर x है वो शामिल है, और हमें पता है कि यहाँ पे x भी वास्तविक संख्या और y भी वास्तविक संख्या है, तो यहाँ x क्या है? रियल नंबर है। x क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब एसटी में सभी रियल नंबर शामिल है। एसटी में रियल नंबर शामिल है। एसटी में क्या शामिल है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई है केवल। ठीक है ना? लैंग्वेज चेंज हुई है। आपको सी से सी डेस में, सी से सी में, और वापस वही परिभाषित किया गया है। और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे योजिक यानी कि प्लस का ही दे रखा है, और पूछा क्या है? एसटी। तो इसकी जो एसटी होगी वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें इसमें क्या है? आर से कोई फलन है, वो आर प्लस से सी नोट गुणा, सी नोट का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो को छोड़ के।
ठीक। और फंक्शन की परिभाषा जो दी गई है वो है इस प्रकार से। तो आपको फिर यहाँ पे अस्थि ही बतानी है। हमें पता है कि अस्थि अस्थि के में अस्थि उन सभी एलिमेंट का समुच्चय होगा, अस्थि उन सभी एलिमेंट का समुच्चय होगा जो इसमें से लिया जाएगा, है ना, जो आर में से लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सभी एक्स जो हम आर में से ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से ले रहे हैं कि उन सभी की जो मैपिंग है वो हमेशा, उन सभी एक्स की जो मैपिंग है वो हमेशा इसके तत्समक ई डेस पे, ई डेस है वो इसका तत्समक, तत्समक मान लिया हमने ई डेस। और हमें पता है कि गुणा के लिए कॉम्प्लेक्स में जो तत्समक होता है वो 1 होता है, 1 होता है। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू में आइटा या आइटा, ठीक है ना। अब ये तो हो गई डेफिनेशन अस्थि की। अब आ जाओ क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ जी, हमें पता है कि वो सभी एक्स जिनकी मैपिंग ई डेस पे, वो सभी एक्स जिनकी मैपिंग ई डेस पे, जिनकी मैपिंग क्या हो ई डेस पे हो, और जी एक्स है वो आंसर देगा इसके हिसाब से। परिभाषा क्या करिए कि यहाँ कोई भी एक्स डाल दो, इसका आंसर ऐसा आएगा। बराबर में ई डेस क्या है 1, 1 प्लस आयोटा 0। अच्छा, यहाँ पर यूलर फॉर्म में आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हो। ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स बराबर में 1 प्लस आयोटा। तो वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से हो जाएगी और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग से हो जाएगी। तो कोस एक्स आ जाएगा किसके बराबर 1 के बराबर, और साइन एक्स आ जाएगा आपका किसके बराबर 0 के बराबर। कोस का मान 1 0 डिग्री पे होता है, फिर 2 पाई पे होता है। ऐसे ही साइन का मान 0 0 डिग्री पे होता है, फिर 2 पाई पे होता है। अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो ये 0 डिग्री पे 1 और 0 होते हैं, प्लस माइनस 2 पाई पे भी होते हैं, प्लस माइनस 4 पाई पे भी होते हैं। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई। क्या लिख सकते हैं कि समझना कि कोस का मान 1 और साइन का मान 0 किसके लिए हो सकता है, वो प्रत्येक 2n पाई, प्रत्येक 2n पाई पे, जहां n कोई पूर्णांक संख्या होगी, n कोई पूर्णांक संख्या होगी। जैसे यहाँ पे n का मान पूर्णांक संख्या 0 ले तो 2 पाई हो जाएगा, 1 ले सॉरी 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लेंगे 2 पाई, -1 लेंगे -2 पाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई। सेम यही क्वेश्चन अदर एग्जाम में, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। वापस यहाँ कहा गया है, यहाँ आर प्लस है, ये डॉट का मतलब गुणा ही है, वही फंक्शन की परिभाषा दे रखी है और आपसे एसटी पूछी है, आपसे एसटी पूछी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2n पाई, जहां n कोई पूर्णांक संख्या है, यानी कि इसको अगर आप ओपन करो, इसको अगर आप ओपन करो तो कोई पूर्णांक संख्या 0 रखोगे, अगर +1 रखोगे तो 2 पाई, -1 रखोगे तो -2 पाई, ऐसे ही ये चलेगा, +-6।